हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। एमपीपीएससी मेंस की आज हम जो हमारी क्लास चल रही थी उसकी 19वीं क्लास पढ़ने वाले हैं और आज हम अर्थशास्त्र के 3 नंबर के प्रश्न पढ़ेंगे। इसके पहले जो 18वीं क्लास थी उसमें हमने अर्थशास्त्र के ही 5 नंबर के और 11 नंबर के प्रश्न पढ़े थे और अब हम 3 नंबर के प्रश्न पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है गरीबी। गरीबी क्या होती है? तो वह स्थिति जिसमें कोई व्यक्ति अपने दैनिक जीवन के लिए आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं को भी आय वंचना के कारण प्राप्त नहीं कर सकता, मतलब अपनी आय कम आय के कारण प्राप्त नहीं कर सकता। ऐसी चीज़ें जो दैनिक जीवन की होती हैं, दैनिक जीवन के लिए जो आवश्यक मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं उन्हीं को ही नहीं पूरा कर सकता है, तो वो गरीबी के अंतर्गत आता है। तो वह स्थिति जिसमें कोई व्यक्ति अपने दैनिक जीवन के लिए आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं को भी आय वंचना के कारण नहीं प्राप्त कर सकता। दूसरा है गरीबी के प्रकार। गरीब 2 प्रकार की होती है, निरपेक्ष गरीबी और सापेक्ष गरीबी। इस प्रकार से गरीबी के 2 प्रकार होते हैं। निरपेक्ष गरीबी क्या होती है कि कुल जनसंख्या में जितने भी लोग गरीब हैं वह निरपेक्ष गरीबी कहलाता है। सापेक्ष गरीबी क्या होता है कि समाज के विभिन्न वर्गों के बीच आय का समान वितरण को विभिन्न वर्गों के बीच पूरे में से बता रही है। निरपेक्ष सापेक्ष मतलब कोई एक वर्ग में से गरीबी बता रही है, अर्थात अमीर मध्यम वर्ग निम्न आय वर्ग। तो ये कौन सी हो गई है? ये सापेक्ष गरीबी हो गई है। एमपी में तो बहुत ज़्यादा बरसात हो रही है, हमारे यहाँ भी बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। अगला है गरीबी के सूचक। गरीबी के सूचक कौन कौन से हैं, किस के आधार पर हम गरीबी को नापते हैं मापते हैं? तो सबसे पहला होता है शिक्षा। शिक्षा में क्या लेकर मापा जाता है? स्कूलिंग वर्ष क्या है, उपस्थिति दिन क्या है, तो वो शिक्षा को लेकर मापा जाता है। दूसरा है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य में मापा जाता है बाल मृत्यु दर और कुपोषण, ये स्वास्थ्य में नापा जाता है। और जीवन स्तर में क्या नापते हैं? आवास, पेयजल और स्वच्छता। ये जीवन स्तर जब नापा जाता है तो इन 3 चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। शिक्षा, स्कूलिंग वर्ष, उपस्थिति, स्वास्थ्य में बाल मृत्यु दर, कुपोषण और जीवन स्तर में एक सेकेंड और जीवन स्तर में क्या नापा जाता है? आवास, पेयजल, स्वच्छता। ये गरीबी के सूचक में 3 चीज़ें होती हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर। शिक्षा में स्कूलिंग वर्ष, कब एक बच्चे ने स्कूल में एडमिशन लिया, उपस्थिति कितनी रहती है, स्वास्थ्य के आधार पर नापते हैं और उसके जीवन स्तर पर नापते हैं। गरीबी का दुष्चक्र क्या होता है? तो किसी व्यक्ति के गरीब होने का कारण वह हमेशा गरीब ही बना रहता है। इसे प्रोफेसर रेगनर ने गरीबी का दुष्चक्र कहा। मतलब वह कारण जिसके कारण व्यक्ति मतलब एक गरीबी की सीमा से उठ नहीं पाता है, गरीब ही बनी रहता है, वो गरीबी का दुष्चक्र कहलाता है। अगला है गिनी गुणांक। तो ये आय के वितरण की विषमता को मापने की प्रचलित विधि है। इसके द्वारा आय का जो वितरण होता है उसकी विषमता को मापा जाता है। लोगों के बीच का ये अंतर का माप करती है। तो छायांकित इसमें क्या होता है? गिनी गुणांक को कैसे नापते हैं? तो गिनी गुणांक बराबर होता है छायांकित क्षेत्रफल बटे समता के नीचे का संपूर्ण क्षेत्रफल। गिनी गुणांक बराबर क्या होगा? छायांकित क्षेत्रफल बटे समता रेखा के नीचे का संपूर्ण क्षेत्रफल। अगला क्वेश्चन है निर्धनता जाल। निर्धनता जाल क्या होता है? जब सरकार द्वारा सामाजिक कल्याण के लिए सहायता दी जाती है तो इसे प्राप्त करने वाला लाभार्थी रोजगार की तलाश ही बंद कर देता है। ऐसी स्थिति निर्धनता जाल कहलाती है। तो ऐसी स्थितियाँ जिसके द्वारा सामाजिक कल्याण के लिए या व्यक्ति की सहायता के लिए उपलब्ध कराई गई सेवाएं ही उनके बेरोजगार होने का कारण बनती हैं, वो निर्धनता जाल कहलाता है। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है व्यापक गरीबी। तो जब समाज का बृहत हिस्सा मतलब बड़ा हिस्सा, जब समाज का बृहत हिस्सा न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ रहता है और तथा केवल निर्वाह स्तर पर ही गुजारा कर पाता है, उसको व्यापक गरीबी बोलते हैं। अगला है गरीबी रेखा। गरीबी रेखा क्या है? वह आधारभूत रेखा जो उस क्रय शक्ति को प्रकट करती है जिसके द्वारा लोग अपनी न्यूनतम बुनियादी ज़रूरतों को केवल पूरा ही कर पाते हैं। गरीबी रेखा क्या कहलाती है? वह आधारभूत रेखा कहलाती है जो उस क्रय शक्ति को प्रकट करती है जिसके द्वारा लोग अपनी न्यूनतम बुनियादी ज़रूरतों को ही पूरा कर पाते हैं, वो गरीबी रेखा कहलाती है। अंतर्राष्ट्रीय निर्धनता रेखा क्या है? तो विश्व बैंक के अनुसार $1.9 प्रतिदिन प्रति व्यक्ति आय को
अंतर्राष्ट्रीय निर्धनता रेखा माना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय निर्धनता रेखा किसको माना जाता है? तो विश्व बैंक के अनुसार $1.9 प्रतिदिन प्रति व्यक्ति आय को अंतर्राष्ट्रीय निर्धनता रेखा के अंतर्गत माना जाता है। अगला है ट्रिकल डाउन थ्योरी क्या है? तो निर्धनता दूर करने की यह एक पद्धति है। विकास ऊपर से नीचे इसमें छन छन कर आता है। ट्रिकल डाउन थ्योरी में क्या होता है? विकास ऊपर से नीचे तक छन छन कर आता है। इस विधि में ऊपरी पर निवेश को बढ़ाया जाता है। ऊपरी पर निवेश को क्या होता है? बढ़ाया जाता है। इसको ट्रिकल डाउन थ्योरी बोलते हैं। अगला है प्रवसन। फ्रेंड्स, आगे पढ़ने से पहले ये मैं जिससे पढ़ा रही हूँ ये मेरा MPPSC मेंस के पैकेज है। मेंस का जो पैकेज है उसमें आपको टोटल 41 बुकलेट मिलती हैं। 41 बुकलेट में आपको 29 बुकलेट 5 नंबर और 11 नंबर की मिलती हैं, जो मैं 5 नंबर 11 नंबर के प्रश्न जिनसे कराती हूँ पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं। और 12 बुकलेट आपको 3 नंबर की मिल रही हैं जिससे मैं आपको पढ़ाती हूँ, अभी पढ़ा रही हूँ जिससे मैं। तो 29 बुकलेट 5 नंबर और 11 नंबर की मिलती हैं, 12 बुकलेट 3 नंबर की मिलती हैं। सभी का रिव्यू वीडियो में डला हुआ है। वीडियो में इन्हीं से ही मेरे नोट्स से ही पढ़ाती हूँ। टोटल 41 बुकलेट आपको मिलती हैं। साथ में इनके आपको 25 व्हाट्सएप के ग्रुप भी दिए जाते हैं जहां आपकी मेंस की आंसर राइटिंग कराई जाती है। रोज़ नए नए घुमावदार प्रश्न, नोट्स के अलावा प्रश्न उत्तर आपको दिए जाते हैं ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा आंसर की पकड़ हो, किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, करंट अफेयर से मेंस में कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, वहाँ इसकी तैयारी कराई जाती है। तो ये पूरा जो पैकेज है वो हैंड रिटन है, प्रश्नोत्तर श्रृंखला में है, टॉपिक वाइज है। जैसे आप देख रहे हैं, अगर हम गरीबी पढ़ रहे हैं तो गरीबी से संबंधित कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, कोई भी टॉपिक बन रहा है उसके संबंधित कितने प्रश्नोत्तर बन सकते हैं। फ्लो चार्ट के साथ, डायग्राम के साथ, मैप के साथ इनको कवर किया है। तो आप इनको मंगवा सकते हैं। इनकी जो प्राइस है वो है 11,999। आप भारत में कहीं भी रहते हो ये आपके पास पहुँच जाएंगे। अगर साथ में आप प्रीलिम्स का पैकेज भी मंगाना चाहते हैं तो प्रीलिम्स की 11 बुकलेट मिलती हैं, तो 41 बुकलेट मेंस की मिलती हैं और 11 प्रीलिम्स की मिलती हैं। तो टोटल पैकेज भी आप मंगा सकते हैं। प्री के साथ भी आपको एक ग्रुप दिया जाता है। जो प्रवसन क्या होता है, अगला क्वेश्चन है। तो व्यक्ति का किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर वास करना। व्यक्ति का किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर वास करना या एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना या निवास करना क्या कहलाता है? प्रवसन कहलाता है। प्रवसन 2 प्रकार के होते हैं, एक आंतरिक प्रवसन और एक बाह्य प्रवसन। अब आंतरिक प्रवसन क्या होता है? यदि व्यक्ति एक ही देश से दूसरे एक ही देश में प्रवसन करे, जैसे कि मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश चला जाए, उत्तर प्रदेश से राजस्थान चला जाए, या राजस्थान से कहाँ चला जाए, असम चला जाए, है ना। तो एक ही देश में जो प्रवसन हो रहा है वो आंतरिक प्रवसन कहलाता है। जैसे कि गांव से नगर की ओर चला जाए, इसके कारण नगरीकरण पर दबाव भी पड़ता है। इसके कारण क्या होता है? हाँ, इसमें आंतरिक प्रवसन में ये भी आ जाएगा कि जैसे कि कोई व्यक्ति जिले में किसी गांव में रह रहा है, किसी जिले के एक गांव में रह रहा है और गांव से वो डायरेक्ट जिले में चला जाए, तो वो भी आंतरिक प्रवसन के अंतर्गत आ जाता है। फ्रेंड्स, अभी तक आपने अगर हमारी व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम को नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन कर लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको वहाँ पे मिलते रहेंगे। मेरी इंस्टाग्राम की जो आईडी है वो है AKANKSHA1957। आप इस पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने आपका नंबर मेरे पास सेव नहीं कराया हो व्हाट्सएप पे, तो व्हाट्सएप पे अपना नाम लिखकर मुझे सेव करवा दीजिएगा व्हाट्सएप करके, ताकि आपको मेरे स्टेटस दिख सके जहाँ आपको महत्वपूर्ण जानकारी मिलती रहेगी। अगला है बाहरी प्रवसन। बाहरी प्रवसन जैसे कि कोई व्यक्ति भारत से जाके अमेरिका में रहने लगा, लंदन में रहने लगा, श्रीलंका में रहने लगा, श्रीलंका तो अभी जाएगा नहीं, बांग्लादेश में रहने लगा या और कहीं रहने लगा किसी भी देश में, तो वो बाह्य प्रवसन कहलाता है। प्रवास तथा उत्प्रवास में क्या अंतर होता है? अपने देश से दूसरे देश में जाना प्रवास कहलाता है, जबकि दूसरे देश से अपने देश में वापस आना उत्प्रवास कहलाता है। आया होगा आपको समझ में। हम जैसे कि मैं यहाँ से गई कनाडा, तो ये मेरा प्रवास हो जाएगा, मैं वहाँ जाकर रुकी कुछ दिन, अब लेकिन मैं मन नहीं लग रहा, मैं अब अपने देश रिटर्न आ गई, तो वो हो जाएगा उत्प्रवास। अगला है H1B वीज़ा क्या होता है? तो H1B वीज़ा जो होता है वो अमेरिका द्वारा प्रदान किया जाता है। प्रोफेशनल्स को ये दिया जाता है। शुल्क ज़्यादा होती है इसकी और शर्तें भी कठिन होती हैं। इसकी शुल्क क्या होती है? ज़्यादा होती है और इसकी शर्तें भी कठिन होती हैं। तो H1 वीज़ा किसके द्वारा दिया जाता है? अमेरिका द्वारा प्रदान किया जाता है। प्रोफेशनल्स को दिया जाता है। शुल्क ज़्यादा होती है, शर्तें कठिन होती हैं।
रोहिंग्या क्या होते हैं? तो रोहिंग्या एक मुसलमान हैं जो म्यांमार के रखाइन प्रांत में इस्लाम धर्म को मानने वाले एक समुदाय हैं जिनका प्रवास का अभी खतरा बना हुआ है। अगला है शरणार्थी। तो जो ऐसे व्यक्ति जो किसी डर के कारण दूसरे देश में पलायन करने को मजबूर हो जाते हैं लेकिन भय के कारण अपने देश वापस नहीं जाना चाहते, वो क्या कहलाते हैं? शरणार्थी या रिफ्यूजी कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन, रिफ्यूजी आपने देखी होगी पिक्चर, पहली पिक्चर है करीना अभिषेक की। क्षेत्रीय असंतुलन क्या कहलाता है? तो आर्थिक दृष्टि से कुछ प्रदेशों का अधिक विकसित होना तथा कुछ राज्यों का पिछड़ा होना क्या कहलाता है? क्षेत्रीय असंतुलन कहलाता है। कुछ प्रदेश ज़्यादा विकसित हो जाते हैं, कुछ प्रदेश जैसे कि हमारा मध्य प्रदेश देख लो और बेंगलोर देख लो, हमारा मध्य प्रदेश देख लो और महाराष्ट्र देख लो, तो कुछ इनमें क्या होता है, इनमें क्षेत्रीय असंतुलन, ये क्षेत्र वो एक बहुत ज़्यादा विकसित हो जाता है और एक अल्प विकसित या अविकसित रह जाता है। नगर क्या होते हैं? तो 5,000 से अधिक जनसंख्या वाले जो क्षेत्र होते हैं वो नगर कहलाते हैं। इनका जनघनत्व 400 प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक होता है और इनकी कार्यशील आबादी भी 75% से अधिक होती है। जवाहरलाल नेहरू शहरी नवीनीकरण मिशन किसके द्वारा क्या है मतलब? तो ये शहरी विकास मंत्रालय द्वारा आरंभ किया गया, 2005 में शुरू किया गया। उद्देश्य शहरों में विकास की गति को बढ़ाना। अगला है स्मार्ट सिटी। 24 घंटे बिजली पानी की आपूर्ति स्मार्ट सिटी द्वारा होती है। वर्ल्ड क्लास ट्रांसपोर्ट सिस्टम, स्मार्ट शिक्षा की व्यवस्था, ये स्मार्ट सिटी की विशेषताएं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक क्या होता है? तो 1975 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना हुई। उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों में साख को मजबूत करना। एम नरसिंघम समिति की सिफारिश पर ये स्थापित हुए थे। नाबार्ड 1982 में बना था और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 1975 में बने थे। ग्रामीण क्षेत्रों में जो साख सुविधाएं रहती हैं उनको मजबूत करना इनका उद्देश्य था। अगला है कृषि विपणन क्या होता है? इसके अंतर्गत कृषक से उपभोक्ताओं तक पहुंच की संपूर्ण क्रियाएं शामिल हैं। कृषक से उपभोक्ता तक जितनी भी क्रियाएं होती हैं जिनके द्वारा जो कच्चा माल होता है बनता है, बनने तक पहुंचता है, बिकने के लिए तैयार हो जाता है, वो किसके अंतर्गत आता है? वो कृषि विपणन के अंतर्गत आता है। सो फ्रेंड्स, आज हमने 26 मार्कर की अर्थशास्त्र के। अब हम कल पेपर 3 पढ़ेंगे। तो कल पेपर 3 में हम फिजिक्स या केमिस्ट्री पढ़ेंगे और पेपर 3 की बहुत डिमांड है, बहुत लोग इसका बोल रहे हैं, तो मैं जल्दी ही इसके लिए लेके आती हूँ, कल लेके आऊँगी। तो वीडियो को देखते रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।